हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं इस वीडियो टॉपिक में पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दूंगा। इसके बाद किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, इसको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्यों है और इसे करते क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि सन का रेज जो होता है, ठीक। अब सन का रेज ऑलरेडी यहाँ पे हम डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है। ये सन है, अब ये सन है, इसका रेज जो पृथ्वी पे पहुंचता है, ठीक है, इसका रेज जो पृथ्वी पे पहुंचता है, इसके वजह से क्या होता है। तो देखिए सन का जो रेज होता है ये यहाँ पे ऑलरेडी क्या करता है, यहाँ पे आता है। तो अर्थ का सरफेस जो होता है ये ऑलरेडी हीट हो जाता है। अब ये अर्थ का सरफेस को हीट करता है, तो इसके वजह से यहाँ पे इसका दूसरा भी रीजन होता है कि इधर जो एटमोस्फेयर बना हुआ रहता है, मतलब सराउंडिंग में कैसा होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, CO2 ऑक्सीजन जितना भी होता है, एटमोस्फेयर को भी साथ में क्या कर देता है, हीट कर देता है। अब हीट कर देता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब और वार्मिंग, वार्म मतलब टेम्परेचर, ग्लोब मतलब पूरा संसार, इसको जो हीट करने का प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका एक बेहतर एग्जांपल है जिसको बोलते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कोई कार है, अब उस कार को हम लेकर के कहीं पार्क कर देते हैं, ठीक है, खड़ा कर देते हैं। अब वो गाड़ी को हम खड़ा करते हैं, देखिए सन का जो रे होता है ये डायरेक्टली उस गाड़ी के अंदर नहीं जाता है, लेकिन करता क्या है, उसके सराउंडिंग, ठीक है, जैसे सीट कवर को देख लीजिए, सीट कवर तो पूरा नीचे रहता है, लेकिन उसका शीशा, मिरर जो होता है शीशा, और उसके ऊपर का भाग होता है, यहाँ ऑलरेडी हीट क्या करता है, यहाँ से हीट पास हो जाता है। डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली पास हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ये चेंज हो जाता है, मतलब वहां पे हीट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो यही प्रोसेस को भी बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सेम प्रोसेस। अब देखिए इसमें से आगे बात करते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो कैसा होता टेम्परेचर, और होता तो कैसा टेम्परेचर हो जाता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, ठीक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह के नहीं लेते हैं, तो टेम्परेचर कितना होता है, अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर जो होता है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, सॉरी प्लस करने के बाद मिलता है। अगर इसको हटा देते हैं टेम्परेचर कितना हो जाता है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या था, बेसिक इंफॉर्मेशन, बाकी यहाँ से सवाल नहीं आएगा। सवाल जहां से आएगा अब उसका हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें इतना दूर से अगर आता है तो पूछेगा कि कौन सा वेव में इस रेडिएशन को इमिट करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा वेव, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केवल ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इंफ्रा रेड रे। ये ध्यान रखिएगा कि इंफ्रारेड रे जो होता है, यहाँ पे सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, जैसे होता है गामा रेज, एक्स रेज, यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देते हैं, देखिए एक्स यू वी, ये होता है, ठीक। तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज। तो सबसे लॉन्गेस्ट पे कहाँ पे आ गया, सबसे नीचे के केस में से आता है। उसके बाद एक होगा माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो उतना अगर नहीं भी जाइएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे लास्ट के तरफ जाते हैं ऊपर से नीचे, तो कहाँ पे जाता है ये इंफ्रारेड रे, यहीं पे ये इमिट करता है लाइट को। ये सवाल आएगा। उसके बाद इसमें दूसरा सवाल करेगा इसमें किस किस गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको बता दिए। अब इसके बाद गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में चर्चा करते हैं। डायग्राम को आप रफली माइंड में लीजिएगा, बाकी इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे जो होता है ये 4 गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है, ठीक। 1 CO2 जिसका सबसे ज्यादा रोल लेता है, दूसरा मीथेन जो कि सेकंड नंबर पे होता है, उसके बाद आता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे लास्ट जो होता है कम रोल होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का रोल होता है। देखिए इसमें कैसे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, यहाँ पे याद रखिएगा ये लगा देता है परसेंटेज। तो ये 60% जो होता है ये किसका ले लेता है, ये CO2 को ले लेता है। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला मान लीजिए, ठीक। तो ये 20% जो मान लीजिए ये CH4 को ले लेता है, मीथेन को ले लेता है।
अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस इसको ज़्यादा ले लेता है, तो ये 20% हो गया, ठीक। और यहाँ से देखिएगा तो इसको कम लीजिए, ये 6% जो होता है ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये होता है, और 14% जो होता है ये CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जब एम्स एग्जाम होता था तो वहाँ पे हमेशा सीक्वेंस में ही पूछता था कि कौन सा गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये सीक्वेंस था, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है, उसको समझिए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए कंजर्वेशन में, कंजर्व कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे जो पहला प्रोसेस होता है ये होता है क्या कि डिफोरेस्टेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डिफोरेस्टेशन ये होता है। दूसरा नंबर पे पॉपुलेशन, और तीसरा नंबर पे जो होता है ये होता है एनर्जी रिसोर्सेस, और चौथा नंबर पे जो होता है इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे डिफोरेस्टेशन, इसका मतलब कि कम से कम क्या होना चाहिए, पेड़ पौधा का कटिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, नया पेड़ को लगाना चाहिए। इससे हमारा क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम देखने को मिल सकता है। दूसरा नंबर पे पॉपुलेशन, देखिए जनसंख्या जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बहुत कम देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट। अब एनर्जी सोर्सेज, जैसे कुछ होता है एनर्जी सोर्सेज, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होता है। इसको क्या कर सकते हैं हम, लिमिटेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बहुत लंबा समय के बाद हम इसके परेशानी को झेल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट जो होता है फॉसिल फ्यूल्स, देखिए इस कंडीशंस को भी हम मतलब ऑयल जो होता है ये इसी कैटेगरी में आता है। तो इस चीज का कंजप्शन भी जितना कम से कम करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हमको इसका मुसीबत देरी से झेलना पड़ेगा। तो ये था वीडियो के अंदर। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं होता, कुछ एक ऐसा होता है जिसको बोलते हैं इवन नैनो इफेक्ट। तो इस कंडीशन को देखिए, इवन नैनो इफेक्ट ये होता क्या, देखिए इसमें होता है कि दोनों का सराउंडिंग, जो एग्जांपल बताए थे कि दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एक तो एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, दूसरा किसका चेंज हो जाता है, अर्थ का सरफेस का चेंज हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, पूरा इन्वायरमेंट को ही चेंज हो जाता है। देखिए अगर पृथ्वी का सतह जो सरफेस होता है इसका भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट का भी एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पूरा फुल इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है। इसी को बोलते हैं क्या, इवन नैनो इफेक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए डिस्कस कर दिए। और इसमें से कभी भी सवाल कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कंजर्वेशन का कोई भी, और यहाँ पे गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे किस वे में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है ये। तो ये था, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।